हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोशनपुर कहकर एक गांव में कमलनाथ नामक एक आदमी उदय सिंह नामक एक अमीर आदमी के बंगले में खाना बनाने का काम किया करता था। उदय सिंह की देसी घी की फैक्ट्री थी। उदय सिंह स्वभाव से बहुत क्रूर था, लेकिन उसका बूढ़ा पिता दयाराम बहुत ही दयालु और एक नेक स्वभाव का व्यक्ति था। सूरज सर पर चढ़ चुका था। दयाराम बंगले के गार्डन एरिया में बैठा हुआ था। तभी वहां पर कमलनाथ दयाराम की चाय लेकर आता है। अरे ये लीजिए बड़े मालिक, ये आपकी अदरक इलायची वाली चाय और ये अखबार। अरे धन्यवाद कमलनाथ बेटा, तू बहुत अच्छा व्यक्ति है। तेरे हाथों में जो जादू है उसके बलबूते तू हम सबके दिल खुश करता है। इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना पकाकर, वो भी देसी घी में। सच में बेटा, भगवान तेरा खूब भला करे, यही कामना करता हूं। धन्यवाद बड़े मालिक, बस आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। अरे बेटा, ये भी कोई कहने वाली बात है भला? हाँ, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ सदैव है, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। अरे सुबह सवेरे ऐसे मत बोलिए बड़े मालिक, आपको तो लंबी उम्र मिलेगी। तभी वहां पर उदय सिंह अपनी बीवी मेनका के साथ आता है। ओ कमलनाथ, चल चल, आज तुझे बहुत सारा खाना बनाना है क्योंकि आज शाम को हमारे बंगले में दावत है। दावत? किस खुशी में मेनका बहू? मुझे तो नहीं बताया तुमने। अरे आपको इस 2 टके के नौकर से बात करने से फुर्सत मिलेगी तब ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये आपका बेटा है, मैं नहीं। हाँ, आज जूही आ रही है लंदन से, वो भी पूरे 7 साल बाद। इसीलिए उसी खुशी में मैंने सभी रिश्तेदारों को भी बुलाया है। सोच रही हूँ उसकी शादी करा दूं इस बार, जब आएगी तब। जूही मेनका की छोटी बहन थी। मेनका और जूही के माता पिता की मौत के बाद जूही अपनी बहन मेनका के ससुराल में ही रहती थी। पढ़ लिख कर वो लंदन में सेटल हो चुकी थी। कमलनाथ दिन भर रसोई घर में खड़े होकर काम करता था। वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पकाता है और शाम को जब जूही घर आती है तभी सभी रिश्तेदार आते हैं और दावत होती है रात में। मालकिन, मैं जाऊं? मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, उन्हें भूख भी लगी होगी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं वो बचा हुआ खाना ले जा सकता हूँ अपने बच्चों के लिए? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? चलो निकलो अब, तुम्हारी आज की ड्यूटी पूरी हो चुकी है। लेकिन मालकिन, मैं इसी आशा में था कि आज मैं यहीं से बचा हुआ खाना ले जाऊंगा अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका पेट भर सके। यहाँ मेरे घर पर मुफ्त का राशन नहीं आता और सारा खाना देसी घी का बनता है, और तुम चाहते हो कि मैं ये सारा खाना तुम जैसे गरीबों को दान कर दूं? मेनका कमलनाथ को खाना नहीं देती और बेचारा कमलनाथ सर झुकाकर उदास होकर बंगले से बाहर चला जाता है। दयाराम भी सो गया था, वरना वो ही इस बेचारे की मदद कर देता। लेकिन ये क्या, कमलनाथ जब जा रहा होता है तभी उसके सामने एक कार आ जाती है और रुक जाती है। उस कार से जूही उतरती है। जूही जी, आप? हाँ कमलनाथ, ये लो, ये सारा खाना बचा था। दीदी तुम्हें दे नहीं रही थी ना, ये लो, जाओ अपने बच्चों के लिए ले जाओ। लेकिन जूही जी, मालकिन को अगर पता चला तो वो बहुत... तुम उस सब की चिंता मत करो, मैं दीदी से कह दूंगी कि बचा हुआ सारा खाना रात में मैंने खत्म कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जूही जी। चलो, मैं कार में ही तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा पैदल। आप इतनी रात को मेरे लिए ये दिक्कत... ओफो, दिक्कत कैसी कमलनाथ? चलो बैठो, मौसम भी बदल रहा है, लगता है बारिश आने वाली है। अगर बारिश में भीग गए तो पूरा खाना खराब हो जाएगा। कमलनाथ जूही की कार में बैठता है और जूही उसे उसके घर तक छोड़ देती है। दरअसल कमलनाथ की बीवी नितिभा की मौत हो चुकी थी और पिछले 6 सालों से वो अकेले ही अपने दोनों बच्चे राजू और स्वाति की देखरेख कर रहा था। राजू और स्वाति गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते। धीरे धीरे दिन गुजर जाते हैं और जूही को कमलनाथ से प्यार हो जाता है। जूही ये बात दयाराम को बताती है। दयाराम ये जानकर बहुत खुश होता है। कमलनाथ भी जूही से प्यार करने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन एक दिन मेनका उन दोनों को एक साथ देख लेती है। उदय सिंह कमलनाथ को बहुत मारता है और फिर उसे काम से निकाल दिया जाता है।
मेनका और उदय सिंह जूही की जबरदस्ती किसी आदमी से शादी करा देते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए फिर से लंदन भेज देते हैं। एक दिन दयाराम कमलनाथ से मिलने उसके घर जाता है। मुझे माफ कर देना कमलनाथ बेटा, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। दो प्रेमियों को जुदा करके उदय और मेनका बहू ने बहुत बड़ा पाप किया है। पता नहीं जूही जी वहां लंदन में किस हाल में होंगी, लेकिन कमलनाथ बेटा तुझे अब अपने बच्चों का भी देखना है। तू ये ले, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख और अपना एक ढाबा खोल दे। मैं घी फैक्ट्री से तुझे चुपके से घी के कनस्तर भेजा करूंगा। लेकिन बड़े मालिक, मैं आपसे इतनी बड़ी मदद नहीं ले सकता। अरे बेटा तू मुझे बाद में पैसा दे देना, लेकिन अभी के लिए तू इन पैसों को रख ले। तुझ पर तेरे बच्चों की भी जिम्मेदारी है। कमलनाथ उन पैसों को स्वीकार लेता है और वो अपना एक ढाबा खोलता है। दयाराम का आदमी कमलनाथ को चुपके से घी के कनस्तर देता। कमलनाथ का ढाबा देसी घी में बने खाने के लिए मशहूर हो जाता है। ग्राहक बड़े ही चाव से उसके हाथ का खाना खाया करते। अरे वाह, क्या स्वाद है! वाह, ऊपर से ये देसी घी, आय हाय हाय हाय। भाई मुझे तो और फुल के देना, और हाँ, इस दाल में और घी डालो। मजा आ रहा है इस स्वादिष्ट खाने को खाकर। वाह क्या स्वाद है! आहा हा, ऊपर से ये देसी घी, आय हाय हाय। कमलनाथ अपने ढाबे के जरिए खूब तरक्की करता है। वहीं लंदन में जूही का पति उस पर खूब अत्याचार करता और उससे बस पैसे ही मांगा करता। कमलनाथ और जूही की प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई थी। बहुत सारी मेहनत और मशक्कत करने के बाद कमलनाथ एक बड़ा आदमी बन जाता है। अब उसके ढाबे हर गांव में होते हैं। वो अब एक बंगले में रहने लगता है। वो दयाराम को सारे पैसे भी लौटा देता है। एक दिन वो बड़ी मुश्किल से जूही का पता निकालता है और लंदन जाता है। तभी वो देखता है कि उसका पति उसे बहुत मार रहा था। छोड़ दो मेरे बाल अरविंद, छोड़ दो मुझे। पैसे दे मुझे। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन जुए में हार हार कर कंगाल हो गया। अब तुझे ही मुझे पैसे देने होंगे। हे भगवान, दीदी और जीजू ने इस हैवान से मेरी शादी कराकर मेरी जिंदगी नरक समान बना दी है। कमलनाथ से ये सब देखा नहीं जाता और वो अरविंद को खूब पीटता है और जूही को बचा लेता है। लंदन पुलिस आकर अरविंद को गिरफ्तार कर लेती है। आप ठीक तो हो ना जूही जी? हाँ कमलनाथ, तुम मेरे लिए 7 समंदर पार होकर आए। तुमने कर दिखाया कमलनाथ, आज तुम इतने बड़े मकाम पर हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन जूही, अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जूही और कमलनाथ इंडिया आकर सारी बातें मेनका, उदय सिंह और दयाराम को बताते हैं, जिसके बाद उदय सिंह और मेनका को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो दोनों कमलनाथ से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो कमलनाथ, हमने तभी तुम्हारी गरीब हालत देखी, लेकिन अमीर दिल नहीं। और आज तुमने जूही को बचाकर एक सच्चे प्रेमी होने का सबूत दे दिया है। तुमने खुद की पहचान बनाई, जीवन में इतने आगे चले गए, लेकिन फिर भी मेरी बहन को अपने दिल में रखा और उसे 7 समंदर पार उस हैवान की चंगुल से बचाकर भी लाए। सच में तुम प्यार की मिसाल हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन से शादी करो। क्या तुम मेरी बहन को अपनी धर्मपत्नी बनाओगे? ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, एक शर्त पर। शादी का सारा खाना मेरे देसी घी के ढाबे से ही आना चाहिए। ठीक है। सभी खुशी से हंसते हैं। राजू और स्वाति भी जूही को अपनाने के लिए राजी हो जाते हैं। जूही और कमलनाथ की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है और कमलनाथ के देसी घी के ढाबे वर्ल्ड फेमस बन जाते हैं। वो अपने कारोबार में खूब आगे बढ़ जाता है। सुंदरपुर नामक एक गांव में बलवंत अपनी बीवी शमिता और छोटी बेटी विद्या के साथ रहा करता था। बलवंत का गांव में एक ढाबा था जिसका नाम गांव का देसी फैमिली ढाबा था। गर्मी का कहर इतना बढ़ चुका था कि सड़क किसी गर्म तवे की तरह तपती रहती और हवा मानो किसी गर्म हीटर की तरह हो चुकी थी। बढ़ती गर्मी के कारण बलवंत के ढाबे पर बहुत कम ग्राहक आते और इस वजह से उसे बहुत नुकसान भी होता। एक वक्त पर मेरा ढाबा भीड़ से भरा हुआ रहता था और आज इस गर्मी के प्रकोप के कारण मेरे ढाबे का ये हाल हो चुका है।
अब क्या ही करें विद्या के पापा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो कि हम एसी या कूलर खरीद कर अपने ढाबे में लगा सके। ठंडी रजाइयाँ खिड़की पर टांग कर भी ढाबा ठंडा नहीं हो रहा है। अभी तो गर्मी शुरू ही हुई है, अब तो और भी लंबा समय बाकी है। पता नहीं मैं सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगा। मुझे तो आने वाले कल की बहुत चिंता हो रही है शमिता। चिंता करके आने वाला कल संवरने वाला है क्या? नहीं ना, तो फिर आप चिंता क्यों करते हो? सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। बलवंत शमिता की बातों का जरा भी पालन नहीं करता और दिन ब दिन ढाबे को हो रहे नुकसान के कारण वो बहुत चिंतित हो जाता है और उसका बीपी हाई हो जाता है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया जाता है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपके पति टेंशन कम लें। और हाँ, ये कुछ दवाइयाँ हैं, इनका सही तरह से सेवन करना होगा उन्हें, टाइम टू टाइम, वो भी परफेक्टली। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बलवंत की ऐसी हालत देखकर शमिता दिन के 8वें पहर उसकी तबीयत की देखरेख करने लगती है। उन पर आर्थिक समस्या का बोझ हो जाता है, जिसके चलते ढाबे को बेचने का फैसला लेना पड़ता है। अरे जिसका डर था वही हुआ। आखिर मेरी इतनी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ ढाबा, उसे बेचने की ही नौबत आ गई। मैंने कभी अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। विद्या के पापा, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अब जो होना था वो हो गया। अब हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। यूं हाथ पर हाथ धरे रहे तो कुछ नहीं होगा। हमें हमारी विद्या को एक अच्छा जीवन प्रदान करना है। जो मुसीबतें हमने झेली उन्हें विद्या नहीं झेलेगी। उसे अच्छे से पढ़ा लिखा कर जिंदगी में काबिल बनाना है। हाँ शमिता, तुम सही कह रही हो। तभी वहां पर विद्या आ जाती है और बलवंत से कहती है, कैसे हो पापा? आपकी तबीयत ठीक है ना अभी? हाँ विद्या बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो बेटा। बलवंत इतना बोल ही रहा होता है कि अचानक से उसके सीने में दर्द होता है और उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। शमिता और विद्या फूट फूट कर रोते हैं। विद्या के पापा, उठिए ना विद्या के पापा, आप हम दोनों को यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। विद्या के पापा, पापा, पापा। शमिता अब विधवा हो चुकी थी और अब विधवा की सारी जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर आ चुकी थी। वो गांव के छोटे लाल के ढाबे पर डिलीवरी वाली का काम करने लगती। एक दिन की बात है। अरे ओ शमिता, जाओ जाकर रघुवंशी के बंगले में 10 प्लेट बिरयानी का ऑर्डर पहुंचा कर आओ। ठीक है काका, मैं अभी दे आती हूँ। ये ले। शमिता ऑर्डर लेकर रघुवंशी के बंगले पर डिलीवरी करने जाती है, लेकिन जब वो ऑर्डर देती है तभी बुरी नजर वाला रघुवंशी शमिता का हाथ कस के मरोड़ने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे साहब, साहब। छोड़ने के लिए थोड़े हाथ पकड़ते हैं। अब तो तू विधवा भी हो चुकी है और एक बिना पति वाली औरत की क्या इज्जत। चल, अब मुंह बंद करके मेरी हो जा आज के लिए, चल। शमिता घबराकर थर थर कांपने लगती है। रघुवंशी उसके और करीब आने लगता है, तभी वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और भाग जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया, आज तो तू गई। ईश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। शमिता भागती जाती है और रघुवंशी भी अपनी जीप में सवार होकर उसका पीछा करता है। शमिता इतनी दूर चली जाती है जहाँ कोई नहीं जाता। वो जंगल की झाड़ियों के भी उस पार चली जाती है और वहां पर उसे एक विशाल नारियल दिखाई देता है। ये क्या? ये इतना बड़ा नारियल? ये मैं कहाँ आ गई? लगता है मैं रघुवंशी की पकड़ से बहुत दूर आ चुकी हूँ और ये कोई और गांव है। तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और शमिता से कहता है, बिटिया, ये फतेहपुर है। लगता है तुम सुंदरपुर से आई हो। जी काका। ये जो बड़ा नारियल तुम देख रही हो, ये पूरे 240 साल पुराना नारियल है। ये आज तक किसी को पता नहीं है कि दुनिया का सबसे विशाल नारियल यहाँ स्थित है। गांव के इस इलाके में तो ज्यादातर लोग भी नहीं आते हैं। बस
मुझ जैसे चंद बुड्ढों को ही पता है यहाँ के बारे में। अरे वाह, क्या मैं इस विशाल नारियल के अंदर जा सकती हूँ? अवश्य बिटिया। जी शुक्रिया। शमिता उस विशाल नारियल के अंदर जाती है और अंदर से नारियल बहुत ठंडा होता है। वो नारियल मानो किसी घर जैसे होता है। शमिता उसमें जाने के बाद बहुत खुश हो जाती है। ये नारियल जैसा विशाल घर कितना सुंदर है, बिल्कुल किसी एसी के समान ठंडक है इसमें। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इसके अंदर। शमिता को तभी एक सुझाव आता है कि क्यों ना वो उस नारियल का ढाबा बनाए। भीषण गर्मी के दिनों में हर किसी को ठंडक चाहिए। अगर मैंने इस विशाल नारियल का इस्तेमाल एक ढाबे के तौर पर किया तो कितना अच्छा होगा। हर कोई मेरे ढाबे पर ठंडी हवा का लुत्फ उठा सकेगा। शमिता उस घर जैसे दिखने वाले विशाल नारियल में अपना ढाबा खोल देती है। सभी उसके विशाल नारियल ढाबे से आकर्षित हो जाते हैं और उसमें खाना खाने भी आते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतना सुकून, इतनी ठंडक है इस नारियल ढाबे में, मानो निसर्ग की गोद में आकर बैठ गए हैं हम। अरे ऊपर से ये स्वादिष्ट खाना खाने के साथ साथ इस नारियल के अंदर की ठंडी हवा खाने का भी मजा ही कुछ और है, मानो कोई जादू छुपा हो इस जगह पर। जी आपका बहुत धन्यवाद। दरअसल ये विशाल नारियल है ही ऐसा, ये मुझे जिंदगी के उस मोड़ पर मिला है जब मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। अब सब कुछ एकदम अच्छा ही है ऊपर वाले की कृपा से। शमिता अब अपने नारियल ढाबे के चलते काफी फेमस हो जाती है और दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर उससे मिलने और उसके हाथ का बना लज्जतदार खाना खाने आते। रघुवंशी शमिता को टीवी पर देखता है और गुस्से से बोलता है, इस विधवा ने मुझे उस दिन थप्पड़ मारा था, मैं भूला नहीं हूँ। इसे इतना ढूंढने के बाद अब आखिरकार मुझे इसका पता मिल ही गया। अब देखना शमिता, नारियल ढाबे वाली, उस थप्पड़ का बदला मैं कैसे लेता हूँ। रात में शमिता और विद्या जब नारियल ढाबे को बंद कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर रघुवंशी आ जाता है और उसे देखकर शमिता डर जाती है। वो अपनी बेटी विद्या को अपने पास लेती है। क्यों, तुझे क्या लगा रही शमिता, मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? नहीं, मैं तुझे और सबक सिखा कर ही रहूंगा। रघुवंशी शमिता के बाल खींचते हुए उसे अपने संग ले जाने लगता है। तभी वहां पर एक शेर आ जाता है और वो रघुवंशी को गुस्से से देखता है और दहाड़ता है। शेर को देखकर रघुवंशी की रूह कांप उठती है। शेर, बचाओ। जय माँ दुर्गा। शेर से डरकर रघुवंशी वहां से भागता है और शेर भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। बाद में रघुवंशी को जेल में कैद किया जाता है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है और शमिता अपने नारियल ढाबे को चलाकर खूब तरक्की करती है और अपनी बेटी विद्या संग एक सुहावना जीवन जीती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।